तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की इंग्लिश की शुरुआत और हम पहले पढ़ने वाले हैं अपने रेनबो पार्ट 2 को। आप जानते हो कि आपके कोर्स बुक में दो किताबें दी गई हैं, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, दूसरा रेनबो पार्ट 2 है। तो ये अपना रेनबो पार्ट 2 मेन कोर्स बुक है और हम इसी को पहले शुरू करने जा रहे हैं। इसको भी दो हिस्सों में बांट कर देखा जाना है हमें। एक तो प्रोज सेक्शन जिसमें गद्य हिस्सा होगा, सारी कहानी निबंध इधर होगा, नाटक वगैरह इधर होगा, और दूसरा पोएट्री सेक्शन जिधर हम कविताएं वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने आज की क्लास में वो है अपनी प्रोज सेक्शन। और प्रोज सेक्शन में आज हमने वो चैप्टर को उठाया हुआ है जो चैप्टर पढ़कर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऐसे तो ये पहला ही चैप्टर है, लेकिन आप पढ़ो इसे बहुत ही ध्यान से। सिर्फ इस नियत से ना पढ़ना कि भैया ये आपके कोर्स बुक में है या आपके सिलेबस में है, आपके बोर्ड में आएगा तो पढ़ लिया क्योंकि मार्क्स गेन करना है। ना जी ना, इस चैप्टर को आप इस वजह से पढ़ो क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं। जब मैंने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा था अपनी इंटर वाली क्लास में, तो मैंने बहुत सारे लाइफ लेसन्स लिए थे इस चैप्टर से, और मैं आपको भी हाईलाइट करके बताऊंगा कि वो कौन से लाइफ लेसन्स हैं जो आपको जरूर इस चैप्टर से अपने लाइफ में ऐड ऑन करना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी को, अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को एक नया, एक बेहतर वर्जन देना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम चले अपने मेन चैप्टर पे, उससे पहले हमें जानना होगा लेखक के बारे में। हमारे लेखक साहब हैं महात्मा गांधी जी। इन्हें कौन नहीं जानता, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ना सिर्फ भारत, पूरा विश्व इनको जानता है। ये एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है। तो इन्होंने अपनी कलम से, अपने अनुभव से इन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ है। दरअसल ये चैप्टर एक अंश है, एक छोटा सा हिस्सा है इनकी अपनी ही द्वारा लिखी गई आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो इन्होंने 1925 में अपने एक दोस्त के निवेदन से 1925 में शुरू किया था और फाइनली 1929 तक इन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया था। उसी आत्मकथा में ये एक चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइए देखते हैं इस चैप्टर में महात्मा गांधी जी ने अपने किन अनुभवों के बारे में चर्चा की है, क्या वो बताना चाहते हैं हमें, किस कैसी लेसन देना चाहते हैं वो भारतवासियों को, आपको, मुझे, हम सभी भारतवासियों को वो कौन से लेसन देना चाहते हैं। आइए हम इस चैप्टर को सीखते हैं। चले भाई साहब, इस चैप्टर की हेडिंग है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। पहली नजर में सभ्यता और संस्कृति शब्द देखने में, सुनने में एक जैसा ही लगता है, या कई लोग तो सभ्यता और संस्कृति एक साथ ही बोल देते हैं, एक साथ बोल देते हैं, एक जैसा मानने लग जाते हैं। जब आप डिक्शनरी में ढूंढने जाओगे तो कल्चर का मतलब भी सभ्यता दिखेगा और सिविलाइजेशन का मतलब भी सभ्यता दिखेगा। इनमें बहुत ही बारीक सा अंतर है। उसी अंतर को हम समझते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अक्सर कई बार देखा गया है, मैंने खुद, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पूरा का पूरा चैप्टर बच्चे को पढ़ा दो, उसके बाद भी समझ में नहीं आता कि भाई सभ्यता और संस्कृति क्या है। पूरे चैप्टर में जबकि सभ्यता और संस्कृति की बात हुई है, बावजूद इसके लोगों को समझ में नहीं आता कि सभ्यता और संस्कृति क्या होता है। ये बात बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपने सुना होगा एक कहावत कि भैया रामायण खत्म हो गई और आपको मालूम ही नहीं कि सीता जी कौन थी। बिल्कुल इस चैप्टर के साथ भी वही घटना घटती है कि पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है और बच्चे को ये नहीं मालूम होता कि सिविलाइजेशन क्या है, यानी सभ्यता क्या है, और ये नहीं मालूम है कि संस्कृति क्या है, और ना ही इन दोनों के बीच में मूल अंतर बच्चे कर पाते हैं। जब एक बार आप इसको सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तो फिर क्या ही फायदा है भाई साहब दो चार क्वेश्चन रट के 2-4 नंबर ले ही आने से। ये लिटरेचर जो होता है ना, हमारे समाज का आईना होता है, हम अपने जीवन का आईना होता है। सॉरी, ना सिर्फ समाज का आईना होता है बल्कि ये हमारे अपने जीवन का आईना होता है। यहाँ महात्मा गांधी जी ने जो पूरे जीवन में अनुभव किया है, पूरे जीवन में सीखा है, इन्होंने अपने अनुभवों को यहाँ पंक्तिबद्ध किया है, अपने अनुभवों को शब्दों में सजाकर हमारे सामने लिखा हुआ है। तो ये तो हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमें क्लास 12th में ऐसे महान व्यक्तित्व के अनुभव सीखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों, दोस्तों, आप
इस चैप्टर को बहुत ही गंभीरता से पढ़ो। बाकी कोई और कविता पढ़नी नहीं पढ़नी वो बाद की बात है। मैं सुंदरता की कविता पर, फूल, ये सब की कविता पर मैं आपको उतना जोर नहीं देता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन जो चैप्टर लाइफ में एक लेसन ऐड करे, जो चैप्टर आपके जीवन में एक सबक सिखाए, जो आपके अनुभव को और भी गहरा करे, आपकी लाइफ को और आसान करे, आपके नजरिया को बदले, आपके विचार को परिपक्व करे, वैसे चैप्टर को मैं बहुत ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे पढ़ो। और ना ही सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ बल्कि दबाव भी देता हूँ, इंसिस्ट भी करता हूँ कि आपको ये पढ़ना चाहिए। और उनमें से एक चैप्टर ये है जिस पर मैं दबाव दिया करता हूँ कि आप ये चैप्टर पढ़ो ही पढ़ो और बहुत ईमानदारी से पढ़ो। वेल, अब आगे डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत बातें कर ली हमने, चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमने कहा कि यहाँ शब्द जो दिख रहा है इंडियन यानी भारतीय, जो भारत के रहने वाले वो भारतीय हैं, या भारत से संबंधित हर चीज इंडियन कहलाता है, जैसे इंडियन कार, इंडियन बाइक, इंडियन फोन। तो भारत से संबंधित कोई भी चीज इंडियन कहलाएगा, भारत से जुड़ा हुआ कोई भी चीज इंडियन कहलाएगा, ये तो आप सबको मालूम है। लेकिन जो समझने वाली बात है वो है ये सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, यहां पर गौर करना है आपको कि ये जो वर्ड है CIVILISATION, सिविलाइजेशन, और यहां जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है Z यानी Z। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, दोनों को हम सेम ही पढ़ रहे हैं, सेम ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या अलग अलग है कि एक ही है? भाई मेरे, इन दोनों का अर्थ, मीनिंग सेम ही है, ये दोनों एक ही जैसे पढ़े जाते हैं, अर्थ भी सेम देते हैं, बस इनमें मूल अंतर ये है, इनमें वास्तविक अंतर ये है कि जो अपना S वाला है ये अमेरिकन से संबंधित यानी अमेरिकन इंग्लिश से बिलोंग करता है, और अपना Z वाला यानी Z वाला ब्रिटिश इंग्लिश से बिलोंग करता है। बस इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे दोनों को हम सिविलाइजेशन। ओके, अब अगला वर्ड है एंड। एंड सबको मालूम है, एंड कल्चर। कल्चर बोले तो संस्कृति। तो इस हेडिंग में जो जानने वाली बात है वो जानना है सिविलाइजेशन और जानना है हमें कल्चर कि ये क्या होता है भाई। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो हम ज्यादा गहराई में ना जाते हुए एक साफ साफ और स्पष्ट रूप से परिभाषा निकाल लेते हैं। वैसे इसकी गहराई में जाकर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन उतनी जरूरत भी नहीं है आपको। आप साहित्य पढ़ रहे हो, ना कि आप कोई कला यानी आर्ट्स का विषय पढ़ रहे हो जहां आपको बहुत ही विस्तार से सारी बातें बताई जाए। तो एक परिभाषा तैयार करते हैं हम सभ्यता के लिए। सभ्यता का अर्थ हुआ सभ्य बनाने के आधार पर, यानी कोई भी चीज जो आपको सभ्य बना रही है। अब यहाँ सभ्य होने का मतलब है पशुओं से भिन्न होना। आप जानते हो कि डार्विन साहब कहते हैं कि हम वानर थे, हम बंदर थे, हम पशु थे, और साइंस ने इसे प्रूव भी किया हुआ है। तो हम, एक समय था जब आदिम काल के थे यानी आदि काल के थे, आदि मानव थे, तो हम जंगल में रहा करते थे, और जंगल में हमारे पास किसी भी चीज की कोई भी कार्य करने की हमारे पास कोई तरीका, कोई सहूर, कोई सलीका नहीं था। वहां से हम धीरे 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 अपने आप को हमने सिखाया, सारी चीजें, अपनी जरूरत की सारी चीजों को हमने बनाया ताकि हमारी जिंदगी आसान हो सके। और वही जो संरचनाएं, जो ढांचे हमने बना रखे हैं खुद के लिए ताकि हमारा जीवन सरल हो, ताकि हमारा जीवन सुलभ हो, बस उसी ढांचे को हम नाम दे देते हैं सभ्यता। इसको आप ऐसे समझ लो कि हमने एक ऐसे ढांचे का निर्माण किया है जिस ढांचे से, एक ऐसी संरचना, एक ऐसी ढांचा जिसने हमारे जीवन को बहुत ही सरल बनाया हो, जिसने हमें सुरक्षित रखा हो, जिसने हमें पशुओं से बेहतर किया हो, जिसने हमें बाकी सारी चीजों से अलग किया हो, ऐसे ही ढांचे को हम कहते हैं सभ्यता। जैसे हमने खुद के लिए कपड़े बनाए, हमने मकान बनाया, हमने दुकानें बनाई, सड़क बनाए, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया, ये सारी चीजें हमारी सभ्यता है। हमने ये घड़ी बना ली, फोन बना लिया, ये फोन जिससे हम जुड़े हुए हैं, ये अपना स्मार्ट बोर्ड जिससे हम जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज हमारी सभ्यता है। जिस ढांचा को, जिस संरचना को हमने बनाया है, जिस जैसा आविष्कार हमने किया है, जो जो आविष्कार हमने किया है ताकि हमारी जरूरत पूरी हो सके, ताकि हम सुरक्षित रह सके, ऐसे ही संपूर्ण ढांचे को हमने नाम दे दिया सभ्यता यानी सिविलाइजेशन। तो याद रखें हमेशा कि सिविलाइजेशन एक स्ट्रक्चर का नाम है, ढांचे का नाम है। और दूसरा
कल्चर, कल्चर बोले तो संस्कृति। अब यहाँ संस्कृति से अर्थ है संस्कार, यानी उस ढांचे को कौन से नियम के द्वारा बनाया गया है या कौन से नियम का पालन करते हुए आप अपने आप को रख रहे हो, आप जीवन जी रहे हो। जो भी हमारे रीति रिवाज है ये सब हमारी संस्कृति है। गीत, संगीत, नृत्य हमारी संस्कृति है। कला, कृति ये सब हमारी संस्कृति है। भोजन करने का तरीका, स्नान करने का तरीका, दफनाने का तरीका, जलाने का तरीका, शादी करने का तरीका, रस्म रिवाज, पूजा पाठ का तरीका, ये सारा तरीका, सारा सिद्धांत कहलाता है कल्चर। तो दरअसल कल्चर बात करता है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल यानी वो कौन से सिद्धांत से बना हुआ है। और यहाँ सिविलाइजेशन बात करता है स्ट्रक्चर की। तो भाई साहब सिविलाइजेशन बोले तो सभ्यता, सभ्यता बोले तो वो ढांचे, वो संरचनाएं, वो आविष्कार जो हमने खुद के लिए बनाए अपने जीवन को सरल, सुलभ, सुरक्षित करने के लिए। और दूसरा कल्चर बोले तो वो सारे नियम, वो सारे सिद्धांत, वो सारे कस्टम्स, वो सारे राइट्स, रिचुअल्स जो हमने बनाए हैं अपने जीवन को जीने के लिए। समझ गए आप अंतर सिविलाइजेशन और कल्चर में? ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसी बात को आप ध्यान में रखते हुए चलना, पूरे चैप्टर में इसी सिविलाइजेशन और कल्चर की बात होगी कि भाई साहब पश्चिम वालों ने ये सभ्यता बनाई, पश्चिम वालों की ये संस्कृति है, हमने ये सभ्यता बनी, हमारी ये संस्कृति है। ये पूरे चैप्टर में सिर्फ सभ्यता संस्कृति पर ही चर्चा होगा। सभ्यता बोले तो अरे बोलो भाई, सभ्यता बोले तो ढांचा, स्ट्रक्चर, और संस्कृति बोले तो प्रिंसिपल, नियम। तो भाई साहब जो ढांचा, जो संरचना, जो आविष्कार हमने खुद के लिए किया, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, वो हमारी सभ्यता हो गई। और जो नियम हमने पालन करके अपने आप को जीना सिखाया, जिन नियमों पर चलकर हम जीते हैं, जिन नियम पर संसार चलता है, आपका समाज चलता है, आपका धर्म चलता है, जिस नियम के अनुसार आप खाते पीते हो, रहते हो, जिस नियम के अनुसार आप घर बनाते हो, मंदिर बनाते हो, ये सभी के सभी नियम कहलाते हैं आपके कस्टम्स, रीति रिवाज, कल्चर। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो लिखा है इसे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी के बारे में तो आपको मालूम ही है, और नहीं मालूम है तो जो एक परिचय होता है प्रारंभिक स्तर पर, तो प्रारंभिक स्तर पर महात्मा गांधी जी का परिचय हम इसमें देख लेते हैं। हमने कहा कि नाम है इनका पूरा मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास इनका खुद का नाम, करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम जुड़ा हुआ, तो दोनों नाम जुड़कर एक साथ हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। इंटरेस्टिंग बात बताते चलूं आपको, इनकी माता जी बचपन में मोहनदास जी को मोनिया कहते थे। प्रेम से निकनेम घर पे, पेट नेम घर पे इनकी माता जी ने ऐसा रखा हुआ था। ऐसा होता है ना भाई, आप देखो तो आपके गांव में एक बच्चा होगा या बच्ची होगी, उसका डॉक्यूमेंट वाला नाम अलग है और साथ ही साथ उसका घर पे नाम अलग है। घर पे आप उसे चुन्नू, मुन्नू, बबलू, डबलू, डबलू कहते रहे हो, और बाहर वो जाके आदित्य कुमार बन गया है, बाहर जाके वो सुप्रिया कुमारी बन गई है, तो आप देखोगे कि वो उसका निक नेम कुछ और है। निक नेम यही मतलब पेट नेम कुछ और है, और साथ ही साथ उसका जो ओरिजिनल नेम है वो कुछ और है। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन इनकी माता जी इनको प्रेम से मोनिया कह के पुकारा करती थी। जन्म हुआ 1869 में और मृत्यु हुई है 1948 में। मृत्यु ना कह के हत्या कहें तो ठीक रहेगा, इनकी हत्या कर दी गई 1948 में। 1869 में जन्म और 1948 में हत्या हो गई। जन्म हुआ कहाँ पे आपको मालूम है? गुजरात में। गुजरात का एक क्षेत्र है, एक एरिया है पोरबंदर। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। भाई साहब बहुत समृद्ध परिवार में जन्म हुआ था इनका। अगर आज से 150 साल पहले चलते हो आप, तो वहां पर पोरबंदर में एक राजवाड़ा हुआ करता था, एक राजा शासन करते थे। उन राजा के प्राइम मिनिस्टर, उन राजा का प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी के दादाजी हुआ करते थे, दीवान। उसके बाद से उनके पिताजी फिर वहीं बने उसी स्थान पे प्रधानमंत्री। जहां आज के जमाने में हमारे पास संसाधनों की कमी है, महात्मा गांधी जी के पास आज से 3 साल पहले 3 मंजिला मकान हुआ करता, सॉरी आज से 150 साल पहले 3 मंजिला मकान हुआ करता था। इनके पास 12 कमरे होते थे उस 3 मंजिला मकान में। उस समय इनके पास कार हुआ करती थी। सोच
कितने समृद्ध परिवार से थे। तो भाई साहब 1869 में जन्म हुआ और 1948 में हत्या हो गई। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, ये प्रसिद्ध हुए बापू के नाम से या राष्ट्रपिता के नाम से। भारत वाले इन्हें प्रेम से बापू कह के पुकारते हैं, नहीं तो राष्ट्रपिता कह के पुकारते हैं। महात्मा गांधी जी एक स्पिरिचुअल लीडर थे। महात्मा गांधी जी एक स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे एक पॉलिटिशियन की तुलना में। पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ, वो जो देश की चर्चा, जो देश के शासन, वो जो देश की व्यवस्था कुव्यवस्था में लगा रहे, वो है आपका राजनीतिज्ञ। और आध्यात्मिक नेता वो होता है जो अपने धर्म की शिक्षा, मानवता का पाठ, सबको प्रेम का पाठ सिखाए, वो आध्यात्मिक नेता होता है। ये आपको मालूम ही है कि महात्मा गांधी जी कितने बड़े धर्म के उपासक थे। महात्मा गांधी जी मरते वक्त भी, आखिरी जब इनकी सांस निकल रही थी, जब दम छूट रहा था, तो भी इन्होंने हे राम ही कहा है। राम जी की पूजा करते थे, रोज पूजा पाठ किया करते थे, सप्ताह में एक दिन उपवास रहा करते थे, ब्रह्म बेला में उठ जाया करते थे 3:30 बजे के आसपास। ये इनकी दिनचर्या थी महात्मा गांधी जी की। तो भाई मेरे, महात्मा गांधी जी एक धार्मिक नेता थे। धार्मिक नेता ज्यादा थे और राजनीतिक नेता कम थे। यानी राजनीतिक नेता की तुलना में महात्मा गांधी जी एक धार्मिक नेता ज्यादा थे। अब धार्मिक नेता से मतलब है वो जो धर्म की पाठ पढ़ाए, वो जो प्रेम की पाठ पढ़ाए, वो जो सत्य की, अहिंसा की पाठ पढ़ाए, वो जो स्वच्छता की बात बताए। और महात्मा गांधी जी कहते भी थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि भाई स्वच्छता ही आपको भगवान की तरफ लेकर जाएगी। जहां गंदगी रहेगी, जहां गंदगी होगी, वहां बदबू होगा, तो बदबू के पास इंसान न जाए तो भगवान क्या जाएंगे। इसलिए आप साफ सुथरा रखोगे, स्थान को पवित्र रखोगे, तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा अर्थात भगवान का वास होगा। तो महात्मा गांधी जी के विचार है ये। और ये पूजा पाठ में हमेशा लगे रहते थे, लोगों को सत्य अहिंसा की पाठ पढ़ाया करते थे। इसलिए कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी राजनीति में तो जुझारू थे ही, राजनीति में तो पूरी तरह से एक्टिव थे ही, सक्रिय थे ही, लेकिन राजनीति से कहीं ज्यादा ये धर्म की पाठ, ये नैतिकता की पाठ पढ़ाया करते थे। इसलिए इन्हें हम राजनीतिज्ञ से ज्यादा कहीं एक धार्मिक गुरु के नाम से जानते हैं। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. भाई साहब, महात्मा गांधी जी ने सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट किया, तो भी सफलतापूर्वक। महात्मा गांधी जी ने बड़ी ही सफलतापूर्वक दो हथियार अपनाए। अब ये हथियार कोई गन और बंदूक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हथियार ये दरअसल एक सांकेतिक शब्द है। यहाँ हथियार से मतलब है कि दो तरकीब अपनाए, दो तरीका अपनाया। एक था सत्य और दूसरा अहिंसा। कि जो सच है उसके लिए हम लड़ेंगे, उसके लिए हम भले गर्दन कटा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और अहिंसा मतलब हम अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन बिना हिंसा किए हुए, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, तोड़फोड़ मारपीट किए हुए। हम अपनी आवाज बड़ी ही विनम्रता से उठाएंगे। हम अपनी आवाज बहुत ही विनम्रता से उठाएंगे। ये आवाज, ये लड़ाई वैचारिक होगी, ये शारीरिक नहीं होगी, दैहिक लड़ाई नहीं होगी। तो महात्मा गांधी जी ने हमेशा सैद्धांतिक लड़ाई लड़ा, वैचारिक लड़ाई लड़ा, कभी भी शारीरिक और दैहिक लड़ाई नहीं लड़ा उन्होंने। इसके अलावा हमेशा सत्य पर टिके रहे, कभी सत्य से मुखर ना हुए, विमुख ना हुए, सत्य से विमुख ना हुए, उस पर एकदम टिके रहे, सत्य के लिए मुखर रहे, टिके रहे, विमुख ना हुए। तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया अंग्रेजों के खिलाफ, जो भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया ट्रूथ और नॉन वायलेंस को, सत्य और अहिंसा को, और भारत को आजादी दिलाई। ओके, आगे देखते हैं। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. भाई साहब 1915 से 1948 तक महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति को अपना पूरा समय दिया। 1948 यानी उनका आखिरी दम, आखिरी सांस, आखिरी पल। और 1915 से ये पूरी तरह से भिड़ गए। तो उससे पहले कहाँ थे? तो भैया ये आए 1914 में अपने दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ये साउथ अफ्रीका में ही रहा करते थे। फाइनली अपने पूरे परिवार वगैरह को वहां लेकर चले गए थे। 1869 में जन्म हुआ। उसके बाद 13 साल बाद इनकी शादी हो गई 1882 में।
उसके बाद 6 साल तक घर पे ही रहे। 1888 में चले गए लंदन वकालत पढ़ने के लिए। फिर वहाँ 3 साल का उन्होंने वकालत की, अपनी कोर्स वगैरह करी 1891 तक। फिर उसके बाद से आए जब भारत में, तो यहाँ आकर 1 साल प्रैक्टिस किया 1892 तक। फिर इनकी प्रैक्टिस यहाँ उतनी चल नहीं रही थी, तो भाई साहब आए हमारे अब्दुल मजीद। अब फिर उन्होंने इनको दावत दिया, अब्दुल्ला थे, सॉरी मजीद नहीं थे वो, अब्दुल्ला थे। अब्दुल्ला एंड कंपनी, जो दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति थे, वो आए और उन्होंने इन्हें कहा कि भाई आओ, हमारे साथ कुछ मसला है दक्षिण अफ्रीका में, उसे आप सुलझाओ। तो ये गए साथ में और जाकर इन्होंने वहाँ केस लड़ा अब्दुल्ला एंड कंपनी का, और फाइनली वो केस जीत गए। तो इनको बहुत प्रसिद्धि मिली और दक्षिण अफ्रीका में इनका कारोबार, मतलब कि इनकी वकालत चमक गई और वहीं पर ये रहने लगे। वहीं पर बहुत अच्छा खासा इन्होंने अपना पूरा ये एक तरह से काम धंधा सेट कर लिया। और फिर बीच में आए तो अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ चले गए और फिर वहीं पर रहने लग गए। वहीं पर उन्होंने 1904 में टॉल्स्टॉय आश्रम बनाया, 1905 में फिनिक्स आश्रम बसाया, हिंद स्वराज लिखा 1909 में। फिर 1914 में ये भारत को आते हैं और 14 में आने के बाद 1915 में गुजरात में ये बनाते हैं अपना वो साबरमती आश्रम, और फिर आश्रम में रहना शुरू करते हैं और वहीं से पूरे देश के लिए समर्पित होना शुरू करते हैं, यानी भारतीय राजनीति में पूरी तरह से भिड़ जाते हैं। He died at the hands of a fanatic on 30th January 1948। भाई साहब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई एक सनकी के द्वारा, एक पागल सनकी, एक कट्टरपंथी। पंथ का मतलब हुआ रास्ता, विचारधारा, और कट्टर बोले तो एकदम दृढ़। तो भाई साहब एक दृढ़ विचारधारा वाला व्यक्ति था, एक जिद्दी व्यक्ति था, आमतौर पर इसे जिद्दी कह लो, एक जिद्दी, एक हठी व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। एंड इधर गए, हाँ, हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। भाई मेरे, तो 1948 में नाथूराम गोडसे ने, जो कि एक जिद्दी हठी पागल सनकी व्यक्ति था, उसने इनकी हत्या कर दी। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है खुद से। आत्मकथा का मतलब ही हुआ कि खुद से लिखा जाना। ऑटो बोले तो सेल्फ, ऑटो बायोग्राफी, ऑटो बोले तो सेल्फ, बायो बोले तो लाइफ, मालूम है आपको, एंड ग्राफी बोले तो स्टोरी। जब कोई व्यक्ति खुद ही अपने जीवन की कहानी को खुद ही लिखे, वैसे चीज को, वैसी विधा को आप कहते हो ऑटोबायोग्राफी। तो महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मतलब महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में कहां कहां कैसे कैसे संघर्ष किया है, उसी संघर्ष को ये अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि हर जगह जब ये टिके रहे, सत्य के साथ खड़े रहे, तो इनको कौन कौन से हालातों से गुजरना पड़ा, कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसी चीज को यहाँ पर इन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया हुआ है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इनकी आत्मकथा है। इसके अलावा इन्होंने बहुसंख्यक आर्टिकल्स लिखे हैं। अखबार में जो छोटे छोटे कॉलम्स आते हैं, अनुच्छेद कहते हैं उनको, आर्टिकल्स कहते हैं। तो इन्होंने अखबार में कई सारे आर्टिकल्स लिखे। जो इसके अलावा उन्होंने यंग इंडिया एक पत्रिका लिखी 1919 में। ये यंग इंडिया पत्रिका इन्होंने शुरू की थी, जो चली थी 1933 तक। 1919 से शुरू किया था इन्होंने यंग इंडिया, एक मैगजीन था, 1919 में शुरू किया था और फाइनली वो 1933 में जाकर बंद किया। और बंद किया तो 1 साल के लिए, फिर 1934 में इन्होंने एक और शुरू कर दिया अपना पत्रिका जिसका नाम रखा था हरिजन, यानी भगवान के लोग। तो भाई मेरे, यंग इंडिया यहां से पढ़ते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और बहुत सारे आर्टिकल्स जो उन्होंने लिखे। इसके अलावा उन्होंने जो यंग इंडिया, मतलब यंग इंडिया में बहुत सारे जो आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, और साथ ही साथ जो भाषण उन्होंने अलग अलग अवसरों पर दिया, इन सबको अगर एक साथ कंक्लूड किया जाए, इन सबका यदि निचोड़ निकाला जाए, किन किन चीज का, इनकी आत्मकथा में जो बात है वो पढ़ लो,
इसके अलावा जो भी इन्होंने आर्टिकल्स लिखे जो इनके पत्रिका में, अर्थात ये यंग इंडिया में था, वो ले लो। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग अवसरों पे जो भी भाषण दिए उन सभी को यदि आप अध्ययन करते हो, उन सभी से होकर गुजरते हो, उन सभी का निचोड़ निकालते हो, तो आपको जवाब मिलता है कि महात्मा गांधी जी ग्रेट मास्टर ऑफ जेस्ट। महात्मा गांधी जी भाई साहब सादापन के देवता थे। ये बिल्कुल ही साधारण सी जिंदगी। ओ भाई साहब देखो, एक बुद्ध थे जिन्होंने महल छोड़ दिया और जंगल में रहना, साधारण जीवन जीना पसंद किया। ये भी अपने महल से ही निकले भाई। आज से 150 साल पहले जिनके पास 3 मंजिला मकान हो, जिनके पास इतनी लैविश लाइफ हो, वो इस लाइफ को छोड़कर आता है 1915 में और एक आश्रम बनाकर उसमें साधारण जीवन जीने लग जाता है। खुद के वस्त्र खुद ही बुनना, खुद के सारे काम खुद ही करना, झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, ये सारे काम खुद कर रहे हैं। तो भाई क्या आप इन सब को, ये सारी क्वालिटीज क्या एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति में नहीं होता? बिल्कुल होता। तो ये सारी चीजें बताती हैं उनके बारे में, रिवील करती हैं कि वो एक वास्तविक विचारक ही नहीं, वास्तविक विचारक वो जो किसी भी चीज के बारे में बहुत मतलब निजी तौर पे सोचे, किसी भी चीज के बारे में निजी तौर पे सोचे, किसी भी चीज के बारे में अपने अंदर क्या फीलिंग उठ रही है उस बारे में सोचे और उस पर काम करें, ना कि किसी और के दूसरे या तीसरे के बहकावे में या किसी और के विचार को सोचकर उसको फॉलो करें। तो ये बहुत ही, इनको फर्क ही नहीं पड़ा ना कि दुनिया इनको क्या कह रहा है, तो भाई महल छोड़कर साधु की तरह के आश्रम में रह रहे हो, फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि ये थे ओरिजिनल थिंकर, क्योंकि ये थे भाई साहब अपने मन के करने वाले, अपने मन में जो सोचा, जो आया, जो उचित पाया, सही पाया, उसको किया। अनुचित जो हुआ उसके लिए भाई साहब कभी गर्दन कटा दें लेकिन करेंगे नहीं, ये वाली फिलॉसफी इन्होंने पालन करी। तो हमने कहा कि इनको आप ओरिजिनल थिंकर तो कह ही दो, साथ में इनको सादापन के देवता भी कह दो, सादापन के व्यक्तित्व रहे ये। इसके अलावा इन्होंने जो आइडियोमेटिक इंग्लिश लिखी है, यानी ऐसी इंग्लिश जो मुहावरेदार हो, यानी हम लोग अक्सर इंग्लिश में ये वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, बीच बीच में कोई एक मुहावरा का प्रयोग कर दिया जाए तो ऐसी इंग्लिश को हम मुहावरेदार कहते हैं। तो दरअसल इनकी इंग्लिश हमेशा ही मुहावरेदार रही है। तो अगर पूरे लाइन को हम कंक्लूड करें तो हमारे पास जवाब आएगा कि महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा थी, जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और साथ ही साथ जो उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे यंग इंडिया पत्रिका के लिए और जो विभिन्न अवसरों पर उन्होंने भाषण दिया है, इन सभी को अगर एक साथ आप निचोड़ेंगे, इन सभी को एक साथ अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी एक वास्तविक विचारक थे और साथ ही साथ वो एक सादापन के देवता थे। इसके अलावा उन्होंने अपने इंग्लिश में जो भी आर्टिकल्स लिखे, उन सारे आर्टिकल्स उन्होंने मुहावरेदार तरीके से लिखे हुए हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। अभी जो ये अंश प्रस्तुत है, इसको आप कह सकते हो कि ये जो अंश है, ये पूरा का पूरा ये चैप्टर ही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनकी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ से लिया गया है। मतलब उसका एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है। तो यहाँ पर इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस पूरे जो अभी प्रस्तुत है, अभी जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पूरे प्रस्तुत अंश में महात्मा गांधी जी ने बात की है साउंड फाउंडेशन के बारे में। साउंड का मतलब यहाँ है मजबूत, टिकाऊ। साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में महात्मा गांधी जी ने बात की है। और साथ ही साथ बताया है कि भैया देखो, भारतीय सभ्यता में ये क्षमता है, भारत में आज तक जो भी चीजें बनी, चाहे वो भारत के अपने आश्रम हो, चाहे भारत की अपनी सभ्यता, सबसे पुरानी सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ले लो, भारत की अपनी सिंधु घाटी सभ्यता हो, भारत के आश्रम हो, भारत के सभी मंदिर हो, चाहे भारत की सड़कें हो, चाहे आप भारत के वो आप ले लो, हल ले लो, कुदाल ले लो, ये जो भी सारी चीजें रही है ना भारत की, इन सबको आप सभ्यता कह रहे हो। ये सारी चीजें समय के साथ अभी भी बरकरार है। समय बीतता गया लेकिन ये सारी चीजें आज भी वजूद में हैं,
इन्होंने अपना अस्तित्व नहीं खोया है, ये अभी तक मिटी नहीं है। तो महात्मा गांधी जी इस प्रस्तुत निबंध में, इस प्रस्तुत अंश में ये बात कर रहे हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतनी महान है कि उसकी मजबूत इतनी महान है कि उसकी नींव इतनी मजबूत है कि भाई मेरे, आज तक समय गुजरता गया है लेकिन उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज तक गुजरते हुए समय के साथ भी भारतीय सभ्यता उसी के उसी रूप में टिकी हुई है। लेकिन जहां तक पश्चिमी सभ्यता की बात करोगे, पश्चिम बोले तो हम पूरी दुनिया के पूरब की तरफ हम लोग हैं, और यूरोप से बीच बीच बांटोगे तो भाई वो वाला हिस्सा आपका पश्चिम वाला हो जाएगा, लाइक यूरोप वाला हिस्सा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये वाला हिस्सा सब पश्चिम में चला जाएगा। तो उस वाले हिस्से की बात करोगे जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, तो उनकी प्रवृत्ति है कि वो हमेशा भौतिकतावाद में डूबे रहे। वो हमारे भारतीय सभ्यता को क्या मैच करेंगे भाई? हमारी भारतीय सभ्यता तो पूरी तरह से हमारी नैतिकता पर आधारित है, नैतिक शिक्षा पर आधारित है, हमारे मॉरल बीइंग पर आधारित है। और पश्चिम सभ्यता वाले पूरी तरह से मटेरियलिटी पर डिपेंड है, पूरी तरह से वो भौतिकवाद पर डिपेंड है, जबकि हम भारतीय पूरी तरह से अपने नैतिकता पर, मोरल बीइंग पर डिपेंड है। चलिए आते हैं अब अपने पैराग्राफ को, एक एक पैराग्राफ करके हम सारे चैप्टर को देखने चलते हैं, एक एक पैराग्राफ करेंगे।